अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। तेरी सितमगरी अभी हावी के कलम से मखूज़ किस्त नंबर 5 के साथ हम लोग हाज़िर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो मीटिंग अटेंड करने के बाद रात 10 बजे घर पहुंचा था। किचन के बाहर से गुजरा जब उसे डाइनिंग टेबल पर सर रखे सोए हुए पाया। जो अपने पास बुक और कोई नोट्स सामने रखे हाथ में पेन उठाए शायद कुछ लिखती लिखती सो गई थी। इसको सोते देखकर वो किचन में ही चला आया था और उसे 5 मिनट देखता रहा था। ये शायद उसकी नज़रों का ही असर था कि उसकी आंख खुल गई थी। वो चंद पल तो आंखें खोली देखती रही और फिर जैसे स्प्रिंग की तरह उछलती हुई खड़ी हुई। अगर आपका सोने का शौक पूरा हो गया हो तो मुझे कमरे में खाना दे दे। रोशनाल ने तंज मारकर कहा था। वो उसे हैरान छोड़ता रूम कमरे में आया था। सोफे पर बैठता टीवी चला लिया था और अपनी जुराबें उतार कर जूतों में रखी थी। टीवी पर नजरें जमा ली थी। जब कुछ ही देर बाद वो आई और खाना उठाए उसके सामने सोफे पर रख दिया था और फिर दोबारा से पानी लेकर आई थी। खाना देखकर उसने टीवी बंद किया और उठा। पहले हाथ मुंह धोए फिर आके खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खाकर फारग हुआ था। बर्तन किचन में रखने आया तो देखा वो आके हमेशा की तरह किचन की स्लैब के पास खड़े उसके लिए चाय बना रही थी। वो जब किचन में आया तो उसने पलटकर गौर देखा फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। रोशनाल ने इसके लब हिलते हुए देखे। जो किताब हाथ में उठाए शायद कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। वो इसको सर हिलाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि वो रट्टे मार स्टूडेंट थी। वो इसे पास बैठकर पढ़ाता जब तक नहीं समझाता तब तक इसको समझ नहीं आती थी, इसलिए ऐसे पढ़ते हुए देख रहा था। 2 कप चाय लेकर आओ और ये बुक इधर ही ले आओ। उसकी ऊंची आवाज़ सुनते ही वो बिल्कुल सुनसी खड़ी हो गई थी, जबकि वो उसे बिल्कुल साकत खड़े देखकर पलट गया था। वो कुछ देर खिड़की खोलकर शहर की रंगीनियों को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर खिड़की बंद करके अपनी शॉल दुरुस्त करता सोफे पर लेट गया, क्योंकि एक तो इतनी सर्दी भी थी और दूसरा चाय की तलब हो रही थी। चाय लेकर आ भी जाओ। इसको ना आता देखकर उसने आवाज़ लगाई थी और समझ गया था वो क्यों नहीं आ रही थी। 1 मिनट के अंदर उसे आता देखा लेकिन उठा नहीं। वो ऐसे ही सोफे पर लेटा रहा था। बुक और एक रजिस्टर लेकर आओ, जल्दी, विदिन 2 मिनट। उसने टेबल पर चाय रख दी और अशनाल से कहा, जो सर पर नफासे से दुपट्टा किए जैसे इसके अगले हुक्म की मुंतजिर थी। जी। और वो 1 मिनट के अंदर बुक लेकर आ गई थी। इधर बैठो। इसमें गहरी निगाह डालते हुए वो अपने पास सोफे पर इशारा करते हुए बोला था। जी। वो उसकी बदलती आंख और उसकी निगाहों की तपिश से मजीद पजल हो गई थी और वो वहीं खड़ी हो गई थी। क्या खड़े खड़े फोत होने का इरादा है? इसको ऐसे ही खड़ा देखकर वो तंज़िया अंदाज में बोला। इसकी थोड़ी सी आवाज़ पर वो डरी, पर हिली फिर भी नहीं। बैठो। इसके अपने इसको अपने पास आता ना देखकर वो गुस्से होकर उठ बैठा और अपना फौलादी हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास बिठा लिया, जो बेतवाज़न सी होकर इसकी गोद में आ गिरी थी। जबकि रोशनार की इस हरकत से उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। इसका तो चेहरा गोया खून छलकाने वाला हो गया था। रोशनाल ने उठकर उससे फासला करना चाहा, लेकिन रोशनाल ने कमर से पकड़कर उसे मज़ीद नज़दीक कर लिया और उसकी मेहरबानियों की वो ऐसी आदत न थी। तो वो तो शादी के बाद इस रोशनाल को जानते थे जो सिर्फ दुख देना जानता था। मैंने कहा था कि तुझसे उठने के लिए। रोशनाल को जैसे इसकी दूर होने वाली हरकत पसंद नहीं आई थी। रोशनाल ने इसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और रोशनाल को गोया लगा जैसे इसकी कमर टूटने वाली है। छोड़े मुझे। वो रोते हुए बेबसी से कह रही थी और इसकी पुरतपिश सांसों से जैसे वो मरने वाली हो गई थी। रोशनाल ने बगौर उसे देखा, जिसमें सादगी में भी जो कमाल का हुस्न रखती थी। उसकी हिरनी जैसी खौफ से फैली हुई आँखें, उसका चेहरा उसकी गुर्बत पर सुर्ख अनारी बना हुआ था। चलो छोड़ो, टॉपिक बताओ। उसकी हिरनी जैसी आँखों में पानी देखते उसको अपनी गोद से हटाकर साइड पे बिठाया और उसकी कमर पे उसका हाथ वैसे का वैसे ही था। टॉपिक फाइनेंस के रिलेट सारा था। फिर वो इसे करवाता रहा, समझाता रहा, कुछ प्रैक्टिकल करवाया था और कुछ वैसे ही फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह बोले थे। वो वाक़ई मुश्किल टॉपिक था। समझ आया? इसको सारा समझाकर जब निगाहें फेर कर उससे पूछा जो उसकी गुर्बत पर लाल टमाटर बनी हुई थी। जी। वो सिर्फ़ इस बात में सर हिला सकी, हालाँकि इसके सर से ऊपर से सारा कुछ गुज़र गया था। इसकी परफ्यूम की महक इसकी हवासों पर छाने लगी थी। अब मुझे छोड़ दें, प्लीज़, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है। उसकी हेवी परफ्यूम से वाक़ई उसके सर में दर्द होने लगा था। रोशनाल ने जब इसकी आँखों में पानी देखा तो उसकी कमर पर गिरफ्त हल्की करके उसे अपने साथ लगाकर उसकी आँखों से आता पानी अपने हाथों से साफ किया।
اور کتاب سائڈ پر رکھتا کتاب کی جگہ اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا، جبکہ اشنار کو جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ تو اس کی جھٹکوں سے سنبھل رہی تھی۔ پلیز اللہ کا واسطہ مجھے جانے دیں۔ اس کی اس رات والی علیحدگی والی باتیں سوچ کر وہ تڑپ اٹھی اور وحشت زدہ سے چلائی تھی۔ وہ اس کی غربت میں پہلے وحشت زدہ ہوئی اور اپنا ضبط کھو دیا، کیونکہ اس کے دیے گئے زخم اور تکلیف سے بھولتے نہیں تھے۔ وہ ایک دم سے خود سے دور ہٹتے اور اس کی غیر ہوتی حالت پر حیران تھا، لیکن اس کی حالت کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کو پھر سے اپنے قریب کر گیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا، جو اس کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ نیند میں جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیوں جانا چاہتی ہو؟ اس کی بات پر اس کے مضبوط دل پر کھینچ سی پڑی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بولا تھا، کیونکہ یہاں مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، سب نے مجھے گھر سے نکال دیے، میں اس لیے اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میرا اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہاں میرے ماما بابا ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہاں میرا کوئی خیال نہیں کرتا۔ چپ چپ، ایسے باتیں نہیں کرتے، ایشو میں ہوں نا تمہارے پاس، میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا، زیادہ پریشان نہ ہو۔ دکھ دیکھ کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو، دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو میرا خیال کرتے ہو۔ شہر دل میں اداسیاں کیسی، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو، مرنا چاہے تو مر نہیں سکتے، تم بھی جینا محال کرتے ہو۔ اب کس کس کی مثال دوں تم کو، ہر ستم ہی بے مثال کرتے ہو۔ اسے بہلاتے ہوئے بول کے دیکھا جب نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اس کو بازو سے اٹھاتا اسے بیڈ پر ڈالا اور کمفرٹر درست کرتے خود صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ سگریٹ اٹھا کر پھونکنے لگا تھا، پھر ایک وہ گھنٹہ سگریٹ پھونکتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھ کر یہی سوچتا رہا کہ وہ اس سے دور ہو کر کتنا پرسکون رہتی ہے۔ وہ لڑکی ہو کر سہارے نہیں ڈھونڈتی، وہ مرد ہو کر بھی سہارے کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے ٹیبل کپوں میں پڑی چائے اس پر تہ جم جاتی ہے، ایسے ہی 3 مہینے پہلے اس کے دماغ میں پھری تھی، جس نے اس معصوم کی زندگی برباد کر دی تھی۔ پیکٹ ختم ہونے کے بعد آخری سگریٹ کو ایشٹری میں مسل کر کمفرٹ اپنے اوپر لیتا نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ آپ نے خالہ سے بدتمیزی کیوں کی؟ وہ ماں ہے آپ کے اچھے کے لیے تو آپ کو ڈانٹتی ہے نا۔ وہ باہر سے آتا اس کے پاس بیٹھتا نرم سے لہجے میں بولا تھا۔ وہ ہیں ہی اسی قابل، وہ واضح اور منہ پھٹ انداز میں بولی تھی۔ بس ایک لفظ نہیں، آپ ماں کے خلاف ایسے باتیں کر رہی ہیں، تب ہے آپ پر۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری ماں ہے، میں جو کچھ بھی کہوں تو میرے معاملے میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ وہ اونچی ہوئی تھی۔ لڑائی جھگڑا یا ناراضگی اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو کسی سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی جائیں معافی مانگے، 1 منٹ کے اندر اندر اپولوجائز کر کے آئیں۔ اور وہ اس کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولا کہ وہ اٹھ جائے۔ میں نہیں چاہ رہی کسی سے بھی معافی مانگنے، یہ خوش فہمیاں اپنے آپ تک محدود رکھو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے چھٹکتے ہوئے نہایت بدتمیزی سے بولتی۔ اب جا رہی ہیں کہ نہیں؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس نے چیلنج کرتی نگاہوں سے پوچھا تھا۔ نہیں جا رہی، کہیں بھی نہیں جا رہی، منال نے صاف لفظوں میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ جا رہی ہیں یا نہیں؟ وہ اس کے اور قریب جھکتے ہوئے فاصلہ مٹاتے ہوئے بولا اور اس کے جبڑے کو دبوچتے ضبط کی آخری انتہا پر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ چھوڑو۔ منال کی سانسیں بند ہوئی تھیں۔ تم دونوں بھائیوں نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے؟ جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا حاصل کر لیا۔ پہلے ایک بھائی نے 4 سال اپنے نام بٹھا کر رکھا اور پھر ایک دم سے چھوڑ دیا، اور اب دوسرا بھائی غربت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بمشکل اس فولادی گرد سے اپنا آپ چھڑایا اور اٹھ کر پاگلوں کی طرح بولنا شروع ہو گئے۔ جسٹ شٹ اپ منال۔ حسنان نے 2 تھپڑ اس کے زور سے مارے تھے کہ وہ بیڈ پر گری تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے تھپڑوں سے بمشکل وہ سیدھی ہو پائی اور منہ پر حیرت سے ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی جو اسے پاس کھڑا اب مارنے کے در پر تھا۔ آپ سے تم تک کا فاصلہ وہ نہایت آسانی سے طے کر گیا تھا۔ بتاؤ۔ وہ اس کا دفعہ پھر سے مارنے کے لیے اٹھا جب وہ آگے ہاتھ کر گئی تھی۔ ساری بدتمیزی پل میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اس کا غصہ اس کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ حسنان کو اس نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کو کبھی کبھی غصہ آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو ہر چیز بہا کر لے جاتا تھا۔
वो हैरान इसलिए थी कि अपने से 4 साल छोटे शौहर ने इसके ऊपर हाथ उठाया था, जिसे वो बच्चा समझती थी। बताओ, उसका एक दफ़ा फिर मारने के लिए उठा जब वो आगे हाथ कर गई और सारी बदतमीज़ी को छोड़ दिया। मैंने यार रोशनाल भाई तुम्हारा ऐसा क्या किया है, जो तुमने इतना घटिया लफ़्ज़ इस्तेमाल किया? बताओ 3 महीने हो गए हैं तुम्हारे और मेरे निकाह को। तुम्हारे करीब भी आया? तुमने मुझे काट का उल्लू या रिमोट समझ रखा है? तुम ये समझती हो कि तुम्हारा जिस तरह दिल करेगा तुम चला लोगी? तो कान खोल कर सुन लो, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं जितना तुम्हें नज़र आता है। 3 महीने से मैं इस रिश्ते से नज़रें चुराता फिर रहा हूँ। एक दिन भी ज़्यादा होता है किसी को टाइम देने के लिए। पर 3 महीने भी मैंने तुम्हारे ड्रामे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम सोफ़े पर सोती हो, मेरे हाथ लगाने से रिएक्ट करती हो जैसे तुम बच्ची हो। कभी कुछ नहीं कहा। हर रोज़ तुम्हारे झुटकना, तुम्हारी ऊट-पटांग हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। पर बीबी ये रिश्ता इतना आसान नहीं, बच्ची नहीं, महरम रिश्तों को समझो बीबी। अगर तुम्हारा यही रवैया रहेगा तो मैं इस मामले को आर-पार कर दूँगा। वो उसके बालों को बाजुओं में दबोचते हुए बोला था, जबकि मनाल की आँखें तो हैरत से फटने को तैयार थीं। माना कि मैं फरिश्ता सिर्फ इंसान नहीं हूँ, लेकिन मनाल बीबी तुम्हारे इन किए गए लफ्ज़ों की तरह घटिया भी नहीं हूँ। मुझे रिश्तों को समझना आता है और उनमें तवाज़ुन रखना भी आता है। कौन बाप है, कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बीवी है, इनके आगे इनके मुताबिक मुझे बात करना आती है। मैं मज़ाक में भी करता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं रिश्तों के सामने चिड़-चिड़, पड़-पड़ करने का आदी नहीं हूँ। ऐसा करने से रिश्ते टूटते हैं और मैं रिश्तों को तोड़ने का भी आदी नहीं हूँ। वो ये बात कहता इसके बालों को छोड़कर बेड से उठता अपने लहजे को नरम रखते हुए बोला था, मुझे मुझे छोड़ो, मैं पापा को बताऊंगी कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है। वो उसको थोड़ा सा नरम पड़ता देखकर फिर धमकी दे गई थी, पर ये नहीं पता था कि इसके लफ्ज़ पर फिर जल्दी पर तेल का काम करेंगे। बिल्कुल, शौक से बताना, साथ अपने लफ्ज़ भी नहीं बताना। साथ ये भी बताना कि खुद को 2 भाइयों की रखे कहा है तुम्हें। इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं बल्कि तुम्हें तशरीह भी समझाएँगे फिर वो। वो अपने लहजे पे बावजूद कै काबू के भी अपने लहजे पर वो काबू होने के बावजूद भी खुद पर काबू नहीं कर पाया था और एक और थप्पड़ जड़ दिया था। मनाल बीबी मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, ये ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर डालूँ कि फिर मुझसे ही मुँह छुपाती फिरो। क क्या हुआ है? क्यों बच्ची के साथ इतने बदतमीज़ी से बात कर रहे हो? समीना बेगम ने उसके आगे आकर गुस्से से कहा था। इसकी ऊँची आवाज़ सुनते बाहर से आगा जान, समीना और तहमीना बेगम दोनों ही आ गई थीं। माँ, इसे कहें कि ये मेरी नज़रों से ओझल हो जाए, नहीं तो मैं कुछ कर डालूँगा। जबकि तहमीना बेगम तो शौक से खड़ी हसनाल को देखने लगी थी, क्योंकि वो इनका बेटा था। उन्हें पता था कि वो कभी इतना जल्दी गुस्से में नहीं आता था, लेकिन कोई नहीं, वजह ज़रूर थी, वरना उसका एकदम से गुस्से में आना बहुत ही गैर मामूली बात थी। वो ज़ीरे खातून थी, मामले को समझ गई थी। आगा जान, मैंने भी इनके साथ नहीं रहना, मैं इसने मुझे मुझे थप्पड़ मारा है। इसे बोले कि मुझे तलाक दे। मैं इस वहशी जानवर के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। अगर इसने मुझे ना छोड़ा तो मैं इस घर से भाग जाऊँगी। वो भाग कर रोती हुई आगा जान के साथ जा लगी थी। खाला जान उसे समझा रहे, नहीं तो मैं इसको ज़मीन में गाड़ दूँगा। जबकि हसना फिर से मारने के लिए आगे लपका था। वो डर के बाबा जान के आगे हो गई थी। बस एक और लफ्ज़ नहीं हसना, तुम मनाल को कुछ नहीं कहोगे। मैं खुद अपनी बेटी को समझाऊँगा। आगा जान ने हसनार को डाँट दिया था। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोले थे, नहीं आगा जान, अगर आपकी लाडली और फर्माबरदार पोती ये रिश्ता नहीं निभाना चाहते तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हसनार वक्त वल्द सग़ीर वक्त अपने होशो-हवास इसके हकदार हो तुम। एक थप्पड़ उन्होंने जब वो अपना फ़िक्रा मुकम्मल नहीं कर पाया था जब सग़ीर साहब ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। बेगैरत इंसान, ये है तुम्हारी गैरत कि तुम एक औरत पर हाथ उठा रहे हो। ये नहीं, तुम दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। एक बेटे की मैं मिन्नतें कर कर के थक गया कि घर आ जाओ, पर वो कहता है कि मुझे इस घर में रखना, कदम रखना भी गवारा नहीं, और दूसरा अपने हाथों माँ-बाप के सामने घर उजाड़ने में लगा हुआ है। मुझे लगता है मेरी तरबियत में ही कोई खराबी रह गई थी। सगीर साहब आज फट पड़े थे। बाबा जान सो सॉरी। वो इनके पास आया जो पहले ही गुस्से थे, अब आप दीदा होते हुए देखा तो बाबा जान, वो बाप के पीछे भागा जो रंजीदा और नाराज़ होकर निकले थे। बाप की नाराज़गी एकदम देखकर उसका गुस्सा गायब हुआ था, जो उसके कमरे से गुस्से से निकल कर गए थे। मलाल, तुम मेरे कमरे में चलो। समीना बेगम बेटी को देखकर बोली, आगा जान से लदा करते हुए तेज़ लहजे में बोलती हुई।
वो उसे खींचती हुई कमरे में ले आई थी, जबकि पीछे तहमीना बेगम और आगा जान शौक में थे। तुम्हें शर्म नहीं आती उससे तलाक मांगते हुए? वो इसका चेहरा थप्पड़ों से लाल करती हुए उसे बेड पर फेंकती हुई बोली थी। कितनी दफा समझाया था मैंने तुम्हें कि मत करो, मत करो। इस उम्र में भी मुझे दर बदर करवाने का शौक चढ़ाया है तुम्हें। अगर सगीर भाई ना आते तो तुम्हारे मुंह पर तो अब तक कालक लग जाती। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि तुमसे 4 साल छोटा तुम्हें इज्जत और मोहब्बत दे रहा है। पर मुझे कुछ और ही चक्कर लगता है। अगर और कोई दिल में है तो मुझे बता दो। मैं तीसरे महीने से तुम्हारा 3 महीने से तुम्हारा ये रोग देख रही हूँ। अम्मी बस, एक और लफ्ज़ नहीं। मैं किसी को भी पसंद नहीं करती और मैंने तलाक इसलिए माँगी है। वो रो-रो कर कहने लगी थी, लेकिन वो अगर दे देता तो मेरी जान तो छूट जाती, जो आपने उसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है। हसना, वो तुम्हारा शौहर है। इसकी इज़्ज़त करो, इसकी खिदमत करो, ये करो, ये ना करो। ये हर वक़्त की रोक-टोक, इसने मेरी ज़िंदगी असाब कर दी है। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो कसम से मैं सच कह रही हूँ कि मैं भाग जाऊँगी। वो ज़िद्दी होकर बोली थी। बकवास बंद करो। तुम भाग तो तब सकोगी जब मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूँगी या ये तुम्हारी ज़ुबान किसी काबिल रहेगी तो तब ना। वो इसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े चार्जर पर पड़ी थी। अम्मी, मनाल ने माँ की तरफ हैरत से देखा था जिनके इरादे संगीन लग रहे थे। खौफ से उनकी निगाहें फटने के करीब थी। जब उन्होंने उसे चार्जर की लीड से मारा, वो चीखती रही पर समीना बेगम ने अपने कान बंद कर लिए थे। इसके जिस्म पर जब एक के बाद दीगर लीड की ज़रब लगती तब तक हसनाल से नफ़रत बढ़ती जा रही थी। अपने बचाव के लिए वो भागती मगर आखिरी लीड इसके मुँह पर लगी थी, जो समीना बेगम उसके मारकर चली गई थी। लहजे की बगावत एक पल में ख़त्म हुई थी। उसको अपने जिस्म से उठती टीसों पर काबू पाने लगी। उसे माँ की मार का दुःख नहीं था, क्योंकि वो उसे पहले भी मारती रहती थी। उसके लिए हैरत का मकाम तो ये था कि क्या वाक़ई समीना बेगम उसकी सगी माँ थी। वो पीछे अकेले दर्द को सहने के लिए पड़ी हुई थी। अशना यार जल्दी चल के आओ। रोशनान इसको कॉलेज ड्रॉप करता निकल गया था। वो उतरी जब उसे सारा नजर आई थी। बात सुनो, तुम्हारे ये हैंडसम से भाई तुम्हें आज दूसरी बार ड्रॉप करके गए हैं। एक बात कहूँ? कहो। अशना चाहकर भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर पाई थी। मेरी कोई सेटिंग वेटिंग करवा दो अपने भाई से। वो रोशनान की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होती ही नजर आई थी। वो समझी कि रोशनान अशनान का भाई है। यार एक तो तुम इतनी ठरकी हो कि हर लड़का तुम्हें भा जाता है। अशनान उकताकर बोलती थी। वो इसकी आदतों से वाकिफ हो गई थी। नहीं यार, सच्ची ये सीधा दिल पे लगा है। छोड़ो यार इन फजूल बातों को, फर्स्ट लेक्चर है। मैम से मुलाकात होता है इनका तो तुम्हें पता है ना। अभी 10 मिनट रहते हैं। सारा ने जैसे याद दहानी करवाई। यार ईशु, मैं एक बात बताऊँ तुम्हें। आज से अकेडमी में मेरा डबल काम हो जाएगा। एक कोलीग की शादी है और उनकी क्लासेस मेरे पल्ले पड़ गई हैं। मैं मजबूरी में ये जॉब कर रही हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि ज़्यादा काम का बर्डन मेरे ऊपर पड़ जाए। मैंने खुद भी पढ़ना होता है। एक तो कोई और न्यू टीचर भी नहीं मिल रही। मंथली कितनी पे मिलती है तुम्हें? इसकी बात सुनते अशनार की आंखों के आगे एकदम से तारे चमके थे। स्टार्टिंग 15,000 है, उसने जवाब दिया था। और घर कितने बजे जाती हो? शाम 5:30। ओह यार फिर तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ लिया करूंगी। उसने दिल में सोचा था कि रोशना तो रात 8 बजे ऑफिस से आता है और उसके जाने से पहले ही चली जाया करेगी। ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। पर तुम्हारे तुम्हारे भाई तुम्हें करने देंगे? सारा ने उससे पूछा था। तो मैं शौकिया करूंगी ना? वो नजरें चुराकर झूठ बोल गई थी। तो ठीक है, कल तैयार रहना। कल से वो मैम नहीं आएँगे तो मैं सर से बात कर लूँगी। मेरी तो खुशी का मकाम है, तुम मेरे साथ होगी। अच्छा अब तो चलो, जबकि अशनान ने उसके पीछे क्लासरूम की तरफ राह ली थी। कल फिर मेरे साथ जाओगी अकेडमी? छुट्टी में तो वो सारा के साथ कॉलेज से बाहर निकली थी। हाँ, क्यों नहीं? जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। सारा उसे फर्स्ट डे मिली थी जिससे उसने उसकी फर्स्ट डे काफ़ी हेल्प की थी। अशनान ने उसे जब भी देखा हँसते हुए देखा। उसे सारा बहुत खुशकिस्मत लड़की लगी थी। मेकअप और अच्छे सूट पहनती, काफ़ी अमीर घराने की लड़की थी। वैसे तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो शक्ल से बिल्कुल भी मजबूर नहीं लगती। अशनाद ने अपने दिल की बात की थी जो कई दिनों से खटक रही थी। मेरा एक छोटा भाई और माँ ही है। पापा कुछ अर्से पहले ही खाल के हकीके से जा मिले। अपने और भाई के खर्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है।
पापा की पेंशन से घर का सौदा-सुफ़ा, मम्मा की दवाइयाँ आती हैं। मैं अपनी एजुकेशन और भाई के लिए अकेडमी जाती हूँ। अर्शनाद जो खुद को मज़लूम तस्वर कर रही थी, वो उसकी कहानी सुनकर जैसे सुन्न हो गई थी कि कैसे वो लड़की ज़िंदगी से लड़ रही है। अर्शनाद वक़्त को इसकी बात ने सारे जवाब दे दिए जो उसके बारे में अंदाज़े लगाती थी। पता है, मैंने जो तुम तय मेकअप की मुँह पे चढ़ाई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि मेरी उलझनों भरी ज़िंदगी का अंदाज़ा कोई मेरे चेहरे से ना लगा ले। वैसे भी लोग हैसियत और खुद और खुशी का अंदाज़ा चमकते चेहरे और रंगीन कपड़ों से लगाते हैं। यहाँ तुम जिसको देखोगी, वो तुम्हें मुतमईन नज़र आएगा, तुम्हें अपना दिल ज़्यादा लगेगा, मुझे अपना। लेकिन उस दुनिया में कोई खुश भी नहीं है, सिर्फ़ उसने खुद को सँभाला हुआ है और चोट जिसे लगती है उसके दर्द का अंदाज़ा खुद को होता है, किसी और को नहीं। और जिसको अपना दर्द हम बताते हैं, उसकी हमदर्दी महज़ 2 दिन की होती है। पता है, मैं अपने बाबा की लाडली औलाद थी। वो नेवी के रिटायर्ड थे। हमारे घर में पहले खुशियों का डेरा हुआ करता था। मम्मा से ज़िद करना, बाबा से अपनी ख्वाहिश का पूरी करवाना, 7 साल के भाई को चिढ़ाना, नावल पढ़ना, शायरी करना, शौकिया कुकिंग करना, ये मेरी ज़िंदगी का आर्ट था। कभी मम्मा गुस्से से बात करती तो मैं सीधी पापा के पास जाती थी कि मम्मा ने मुझसे काम करवाया है। मैं एक काम करती जो जैसे इन पर एहसान करती। अब वो सारी शौकियाँ ख़त्म हो गई हैं। पहले जो ताया मेरे लाड उठाया करते थे, पापा की डेथ के बाद वो अपने बेटे की शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लालच में कर रहे हैं मेरे घर में कि ये घर मेरे नाम है। वो रिश्ते जो कहते हैं कि ये हमारी लाडली बेटी है। बाबा के मरने के बाद उन्होंने कभी भाई की बेटी तो तक नहीं समझा। अब मुझे समझ आ गई है रिश्तों की। पता है, माँ या बाप के मरने से ज़िंदगी का मफ़हूम मर जाता है। माँ-बाप की लाडली औलादें रुल जाती हैं। पहले हम ज़िंदगी को गुज़ार रहे होते हैं, माँ या बाप के मरने के बाद ज़िंदगी हमें गुज़ारती है। पता है, दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती और ज़माना वो उस्ताद है, जो सब कुछ सिखा देता है। बस अब मुझे ज़िंदगी ना मुश्किल लगती है और ना आसान। बस ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, पर मैं मुतमईन हूँ। वक़्त ने हर हकीकत और राज़ अफ़शां कर दिए हैं। और तुम्हारे ताया के वो बेटे, उन्होंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया? अशनान ने अपना खदशा ज़ाहिर किया। हाँ, ज़िंदगी कुछ तो भरम मेरे अहबाब का रख, सारे चेहरे मेरे सामने आया तो न कर। क्या मतलब? अशनान इसके शेर से कुछ समझ नहीं पाई थी कि वो क्या कह रही है। वो इसके पास लड़कियों से अलग-थलग वैन का इंतज़ार कर रही थी। मतलब वो कनाडा में होता है और इस वीकेंड पर आ रहा है। अभी तक तो मैं ये भी समझ पाई हूँ कि क्या पता वो ऐसा ना हो जैसे उसके माँ-बाप हैं। उसको अच्छा समझना सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी खुशफ़हमी है। लो, तुम्हारी वैन आ गई। मैं अपना रास्ता पकड़ती हूँ, तुम अपना पकड़ो। अर्शनान उसी को बात करती ही कि जब सारा ने मौज़ू को क्लोज़ कर दिया था। कल फिर तैयार है ना? दोनों अकेडमी इकट्ठे चलेंगे। वो उसे खुदा हाफ़िज़ कहती चली गई थी। वो रोज़ाना की तरह हांडी तैयार करने में लगी हुई थी। खुशी से इसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। रोशनान को आने में अभी आधा घंटा था। वो ये सोचकर खुश थी कि उसके लिए 15,000 लाखों करोड़ों के बराबर था। उसने सोचा कि 15,000 लेकर इकट्ठे करके वो रोशनान के सारे कर्ज़े उतार देगी। वो उसकी मोहताज नहीं रहेगी। वो इसके आगे झुकेगी भी नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारेगी। लेकिन रोशनान का ख़्याल तस्वुर में आते ही वो पल भर के लिए डर गई थी कि उसे क्या जवाब देगी। फिर उसने दिल में सोचा कि ओवरटाइम का बहाना लगा देगी। वो साथ हांडी भी बना रही थी और साथ-साथ शेख चिल्ली की तरह ख़याली पुलाव भी बना रही थी। लेकिन उसके हिटलर चंगेज़ खान को पता लगने की देर था। उसने शेख चिल्ली की तरह सारे अंडे टूट जाने थे। वो रोशनाल सगीर बख्त था। वो तो पैदा ही ख्वाबों पर वार करने के लिए किया गया था। जेब से चाबियाँ निकालते उसने घर में आया था तो वो किचन में नहीं थी। कोट और लैपटॉप को रखता उसके कमरे की तरफ बढ़ा था। हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था और उसकी चप्पल जाए नमाज के पीछे देखकर वो किचन में आ गया था और ग्लास उठाकर पानी पिया। आंटी बिल्कुल हल्की आंच पे थी। वो गैस की फ्लेम ऑफ कर गया था। इसका दिल किचन में ना लगा तो वो किचन से निकलता फिर से उसके कमरे की तरफ बढ़ा था। अब की बार इस पर निगाह पड़ते ही उसका दिल जैसे अपने अख्तियार में ना रहा। वो अपने ध्यान में लगी नोट्स पर झुकी हुई थी। उसका सफ़ेद चाँद जैसा दमकता चेहरा, हिरनी की तरह चमकती आँखें, जो हमावक्त झुकी हुई होती थी। सतवां नाक जिस पर वो दाएँ हाथ का अंगूठा रखकर सोचती, फिर लिखती। इसकी संदली यार इस पर हर वक़्त गुलाब ही रहते थे। अपने मखरूती गुलाबों हाथों पर पेंसिल थामे हुए अपने छोटे-छोटे दाँतों से इसी पेंसिल को घुसाती। इसके लंबे बाल आगे-पीछे बिखरे हुए थे। दुपट्टा नमाज के बाद उसने गले में
अपने डाला हुआ था। बेशक वो कुदरती हुस्न की बेपनाह दौलत से माला माल थी। अपने हुस्न से बेखबर वो ये 12 साल छोटी बीवी पिछले कई दिनों से उसकी हवासों पर छाई रहती थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाता उसके पास जा बैठा था। वो जो दुनिया जहाँ से बेखबर थी, उसके पास बैठने से अपनी आँखों को हाथों से खोलकर चेक कर रही थी, जैसे ये यकीन कर पा रही हो कि वो हकीकत में बैठा है। रोशनार मायनी खेज़ी से सिर्फ इतना ही किया। इसकी बच्चों वाली हरकत से उसे हँसी आई थी जो उसने बमुश्किल दबाई थी। वो उसे धुनक धनक की तरह लगती थी। हर बार की तरह इसके चेहरे पर अलोही और मुख्तलिफ चमक होती थी। वो उसे बिल्कुल धनक की तरह रंग बदलती थी। कभी रोती-धोती, कभी मुस्कुराती और कभी शर्माती नज़र आती। अपनी ये बीवी दिलचस्प और अपनी जान से प्यारी लगने लग रही थी उसको। आपको कोई काम काम था? उसको हकीकत समझकर वो एकदम पीछे हुई थी और डर कर बोली। वो जल्दी से दुपट्टा सर पर रखकर अपने बाल छुपाए थे कि कहीं उसे उसकी बात पर फिर से रोशनाल सजा न दे। उसकी एकदम से पिछली बातें याद आ गई थीं। इसके ऐसा करने से मंज़र बदला था। रोशनाल ने उसकी घटा जैसे बाल दुपट्टे के नीचे छुप गए थे। उसके ऐसा करने से रोशनाल उठकर उसके करीब हुआ था तो वो पीछे हो गई थी। जैसे-जैसे वो पीछे होती रोशनाल उसकी तरफ बढ़ता। वो सारा सींगी से बेड ग्राउंड के सिरे पर लगी थी। सालन जल जाएगा, मुझे जाने दें। वो हकलाई थी। उसने जब कोई बहाना ना बनाया तो यही मुनासिब लगा था। मैं फ्लेम ऑफ कर आया हूँ। ये कहते हुए वो उसकी तरफ झुका था और उसके गाल पर अपने लब रख दिए थे। रोशनाल ने उसके जाने की आखिरी वजह भी खत्म कर दी थी, जबकि रोशनाल उसके ऐसा करने से साकत हुई थी। अब वो पहले खुद उसकी तरफ पेशकदमी कर रहा था, फिर कल उसने उसे धत्कार देना था। वो बाद में तो खुद को दूध का धला बन जाता था, फिर उसकी किरदार कशी कर देता कि उसने अपने हुस्न दिखाकर बरखलाया था उसको। छोड़ें। अशना के ज़हन में सोच आते ही उसने अपने हाथ उसके चौड़े सीने पर रखे और उसे पीछे धकेला था। गम और गुस्से से अशना का चेहरा लाल हो गया था। इसका जब चाहे उसे धुतकार दे और जब चाहे उसे पास बुला ले। वो कोई चाबी को खिलौना नहीं थी जिसे वो चलाता, वो चलती और उसके अंदर भी तो अना थी, उसके अंदर भी एहसासात थे। उसने किसी को इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि कोई कोई बिना इजाज़त उसके पास भी आता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो रोशनार बख्त इसका शौहर है। उसने इजाज़त इस पर हकूक़ रखता था। वो गुस्से से उसे पीछे धकेलती उठी थी। रोशनार उसके ऐसा करने से हैरान हुआ था। वो इसके ऐसा करने से उसके हाथ पकड़ता खुद भी खड़ा हो गया था। छोड़ें, वो गुस्से से छुड़ाती हुई फिर से दूर हुई थी, जबकि रोशनार उसकी ज़िद को देखकर ज़ोर से अपनी तरफ खींचा था कि वो उसके सीने से आ लगी थी और उसका दुपट्टा सर से उतर गया था। उसने उसकी कमर से उसको पकड़ा था और रोशनार की हिम्मत जवाब देने लगी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली एपिसोड में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली बार। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।